हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड द कोल्ड वॉर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज न्यू टॉपिक हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर अ लिटिल अनाउंसमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन आवर प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स। ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर। सो यू गाइज probably क्या, you guys must be struggling with our current affairs जो हम सुबह सुबह करवाते हैं, करंट अफेयर्स 7 AM। उसमें आपको हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही होगी। वो प्रॉब्लम आना अच्छी बात है, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब इस क्लास का लेवल तो नीचे लेके नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आपको इस क्लास को वो बच्चे भी सुनते हैं जो ऑलरेडी 1 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। वट वी आर डूइंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जो अब आपको कल सुबह 7 बजे क्लास आएगी, यू शैल हैव 2 करंट अफेयर्स क्लासेस, करंट अफेयर 1, करंट अफेयर 2। जो करंट अफेयर क्लास 1 है, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड करंट अफेयर्स फॉर द बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए है। ये वो लेवल है जो आपको इवेंचुअली अचीव करना है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए आना चाहिए। तो द बिगिनर्स, because you are not preparing for any PCS class, you're not preparing for any PCS exam, you're not preparing for any eminent exam कि महीने में एक और एग्जाम है, आपके पास तो टाइम है। तो आपको रजे क्या करना है, you have to watch this lecture which is going to be about 25 to 30 minutes। ठीक, इसको देखोगे आप और उसके बाद में आप इसको देखोगे। This new current affairs series, which is current affairs for the beginners, is not a substitute of our proper current affairs. It is there to enhance your capability, to enhance your understanding level, so that you can appreciate, acknowledge, understand the usual batch in a greater depth। आपको बेसिक टर्म्स सारी की सारी क्या होती हैं इधर बता देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप नॉर्मल लेक्चर देखो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हमारी कंट्री में कोई नई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जो बात करती है रिजर्वेशन के ऊपर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो आपको हम कराएंगे हमारे यूजुअल क्लास में जो 7 AM आती है। बट दीज बेसिक टर्म्स कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है, या फिर राइट टू इक्वालिटी ये होता क्या है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है और आर्टिकल क्या होता है, ये सब हम आपको यहाँ बता देंगे ताकि आप इसको अप्रिशिएट कर सको। ठीक है, और जब आपकी पॉलिटी हो जाएगी फिर आप सीधा ही लेक्चर देख लिया करोगे, क्योंकि तब तो आपको ऑलरेडी आता होगा। सिमिलरली जब आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी तब आपको ज्योग्राफी के वो वाले बेसिक फैक्ट्स नहीं चाहिए होंगे, आप यहाँ पे शिफ्ट कर जाओगे। सो ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, this current affairs for beginners, this playlist will lose its significance for the newcomers, but until then this will help you to understand this in a better way। चलिए, I hope I have made myself reasonably clear। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो अब तक आपको पता लग गया दुनिया की कहानी 1940 से 1990s तक। How did the world operate? There was this cleavage in the world। एक तरफ हमारे पास में USA के साथ में कौन है, ऑल दीज कैपिटलिस्ट नेशंस, फ्री मार्केट इकोनॉमी, यूके, फ्रांस, है ना, इस तरह की कंट्रीज सारी की सारी। एक तरफ दुनिया में है USSR एंड पार्टी। ये USSR साथ में फिर इनके क्यूबा हो गया, साथ में इनके चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, इस तरह के देश हो गए, चाइना भी टू सम एक्सटेंट। नाउ इस कोल्ड वॉर में एक चीज़ और हुई, इंडिया कब आज़ाद हुआ है, 1947 में। ठीक, और इसी तरह से 40s और 50s में एक डीकोलोनाइजेशन की मूवमेंट चली और बहुत सारे देश आज़ाद हुए। अब इंडिया आज़ाद हुआ है आज 200 साल की गुलामी के बाद। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो अकॉर्डिंग टू शशि थरूर्स बुक, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 25% GDP का इंडिया की होती थी, वर्ल्ड GDP का शेयर। और जब ब्रिटिश गए हैं तो हार्डली नॉट इवन 1%।
तो इसका मतलब एकदम से इतनी गरीबी है, इतनी इलिटरेसी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिन्स हैं। सो इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन में एक इतना वीक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम है इंडिया, और अभी वो बच्चा पैदा ही हुआ है, उसको बोल दिया जाए बता बेटा तो इसकी तरफ है कि इसकी तरफ है, उसको लगेगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ इम्पोजिशन इज दिस, ये कैसी आप मेरे को डिफिकल्ट चॉइस दे रहे हो, एंड व्हाई दिस चॉइस इन फर्स्ट प्लेस। मान लीजिए आप किसी क्लास में जाते हैं, यू गो टू अ न्यू क्लास और अ न्यू स्कूल, यू एंटर योर क्लास एंड जस्ट व्हेन यू एंटर इन अ न्यू स्कूल, एक तो आप ऑलरेडी इतने परेशान हो कि यार ये मेरे मम्मी पापा कौन से शहर में आ गया और ये कौन सा नया स्कूल है, आप गए और द सेकेंड यू एंटर योर क्लास, टू बुलीज कम टू यू एंड दे से कि यार आइदर यू सिट विद अस और वी विल बीट यू, और द अदर सेक्शन ऑफ बुलीज कम, दे से कि यू सिट विद अस, जॉइन आवर ग्रुप और वी विल बीट यू। तो आपको लगेगा कि यार बाकी सब कुछ तो ठीक है, मैं ये स्कूल ही छोड़ दूँ। खैर यही हुआ है इंडिया के साथ में। इंडिया और बहुत सारे नेशंस, उन्होंने इस चीज़ को आइडियोलॉजिकली डिसअप्रूव किया कि यार व्हाई दिस कैंप, आप लोगों की कुछ इल्यूजनरी वो बनी हुई है परसेप्शन कि यार या कैपिटलिस्ट बुरे होते हैं या कम्युनिस्ट बुरे होते हैं, देन अदरवाइज अस हम तीन जो कंट्रीज है हमारी, वी शुड हैव दिस स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, हम जो मर्जी करें। ठीक, तो इस तरह से आपने बड़ी बार टर्म सुनी होगी थर्ड वर्ल्ड। तो बेसिकली हुआ क्या, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। ब्लॉक नंबर वन था यूएसए वाला, और ब्लॉक नंबर 2 है यूएसएसआर वाला। ठीक, एंड नाउ दीज नेशंस जो ना इस ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं ना इस ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम नॉन अलाइंड है, नाइदर वी आर अलाइंड दिस वे आउटराइटली और नॉर विद दिस ब्लॉक आउटराइटली, ये सारे नेशंस जो हैं ये बन गए थर्ड वर्ल्ड। ठीक, अब ऑब्वियसली यहाँ पे नेशंस कौन से होंगे, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, ऐसे वाले दंगा पीड़ित नेशन, ये जो हैं कुदरती, ये सारे जो हैं ये गरीब भी हैं। ठीक है, इंडिया जैसे वन ऑफ द इकोनॉमी वाइज अगर वैसे देखा है, लाइफस्टाइल वाइज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड है आज भी, विद धारावीज ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे वो देश हैं, इनको लग रहा है कि यार आज हम अभी आज़ाद हुए हैं, हमें भाई अपना इकोनॉमी पे ध्यान दे कि तुम्हारी लड़ाइयों पे ध्यान दे। सो फर्स्ट वर्ल्ड इज यूएसए एंड पार्टी, सेकेंड वर्ल्ड इज यूएसएसआर एंड पार्टी, एंड थर्ड वर्ल्ड इज इंडिया एंड पार्टी। यप, अब इसमें हमारे को टॉपिक में वी हैव टू डू टू थिंग्स। वन इज नॉन अलाइंड मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये नेम है क्या, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और दूसरा इंडिया एंड नैम, इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और was it a right thing to do, the approach that we followed, that we didn't go to either sides, at least in theory was it a right thing to do। ठीक, तो पहले हम देखते हैं नैम को कि नैम है क्या। चलिए जी, इट वॉज क्रिएटेड इन 1961, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नैम, प्रीलिम्स में भी इसमें चीज़ें आ सकती हैं, कोल्ड वॉर में प्रीलिम्स में चीज़ें कम आने के चांसेस हैं। क्रिएटेड इन 1961। ओके, नैम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे, हमें नहीं जाना आपके साथ में, सो दैट द न्यू मेंबर स्टेट्स, जो सारी कंट्रीज हैं, दे डू नॉट बिकम पॉन इन द स्ट्रगल बिटवीन द मेजर पावर्स। ये आपने दो लोगों के बीच में चेस लग रही है, तो हम प्यादे ना बन के रह जाएं, इस तरफ का राजा यूएसए, इस तरफ का राजा यूएसएसआर, और हम सब प्यादे ना बन के रह जाएं, इसलिए 1961 में नैम क्रिएट किया गया, नॉन अलाइंड। ठीक, अब इसके मेंबर्स कौन है आपको याद नहीं रखने, इसलिए मैंने सारे भर दिए यहाँ पे। आपको बस इतना बताओ कि इसके मेंबर्स कितने हैं, 120 के आसपास मेंबर्स हैं, बढ़ते रहेंगे, कोई छोटी छोटी कंट्रीज ऐड होती रहती हैं। इसमें एक जो मेंबर आपको या एक क्या 5-6 मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, वो मैं आपको बता दूंगा। बट इफ़ यू लुक एट द मेंबर्स यू कैन जस्ट टेल कि हाँ यार ये ना तो आउटराइटली फर्स्ट वर्ल्ड के मेंबर्स होंगे ना सेकंड वर्ल्ड के होंगे। जैसे लुक एट द मेंबर्स, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, एंगोला, घाना, इजिप्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर, हाईटी, हॉन्डुरस, इंडिया, इंडोनेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स।
ईरान, इराक, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखो, अगर हम कोल्ड वॉर में वापस जाएं, 1961 में नैम बनाई और इराक भी उसका मेंबर है, इवेंचुअली आप देख सकते हैं इंडिया भी मेंबर है, लेकिन लेट 80s में 1989 के आसपास यूएसए ने अटैक कर दिया इराक के ऊपर, ठीक, सद्दाम हुसैन वाले एरिया पे अटैक किया गया। अब जब इराक पे अटैक किया तो डू यू थिंक कि इंडिया गया लड़ने कि यार ऐसे कैसे तुमने हमारे नैम वाले मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, अगर 10 कमज़ोर लोग, बहुत कमज़ोर लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी लें, ना आपके पास हथियार हैं, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास माइट है, ना आपके पास इंटेंट है, ना आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दो बड़े बड़े बुलीज आएंगे, बड़ी बड़ी पावर्स, वो आके अगर एक बंदे को मारेंगे, दूसरे तो वैसे ही तितर बितर हो जाएंगे। सो मच सो मैंने आपको उस समय अदरवाइज बताना चाहता था मैं कि हमें कैसे पता कि 1989 के आते आते हमें पता था कि कोल्ड वॉर खत्म हो रही है और यूएसए पावर बन रहा है। यूएसए ने ना बेटा इराक के ऊपर अटैक करना है। अब जब उसने ऐसा करना है तो उसको रीफ्यूलिंग के करनी पड़ेगी, इतनी दूर से उसके जहाज आएंगे। इंडिया बोल रहे हैं हाँ आके हमारे यहाँ पे रीफ्यूलिंग कर लो और कर दो इसके ऊपर अटैक। इराक को लग रहा होगा कि डूड व्हाट द हेल, हम नैम वाले हैं, नॉट ओनली यू आर हेल्पिंग अस बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग आवर ओपोनेंट टू रीफ्यूल देयर जहाज सो दैट दे कैन अटैक अस। लेकिन ये इंडिया के लिए ही पेक्यूलियर नहीं है, सारे नैम नेशंस के लिए ट्रूथ है ये। आपस में इतने सारे जब गरीब, जैसे मुद्दे लाइफ में गरीबी के होते हैं, जब इतने सारे गरीब लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं पाता। तो नैम का ना हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन कि इसकी कुछ रेलेवेंस भी है, कुछ बात भी बनी, तब क्या रेलेवेंस थी वो बहुत शानदार थी, वो आपको बताते हैं। तो खैर कतर, फिलीपींस, रवांडा, ये सब देश, सोमालिया, सिंगापुर एक अच्छा देश है इधर, सिंगापुर एंड सो ऑन। तो आपको याद नहीं रखने हैं सबके कोई 120, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस 120 नेम्स, यू शुड जस्ट नो दैट इट हैज़ अबाउट 120 मेंबर्स। ओके, क्लियर? नाउ second thing that you need to know is that in addition to these members there are some observer members as well। वो क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट्स जो मेंबर नहीं है बट उनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। ना यू मे वंडर कि ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है? जब किसी भी पार्टी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर सपोज टू कम एंड सिट, but you are allowed to come and sit, but you are not supposed to participate, you are not supposed to vote। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा इस बार नैम की मीट हो रही है, you know guys I want us people to talk about climate change, या फिर आप क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हो, हमारे ये व्यूज़ हैं, या इस इशू के ऊपर आओ हम सबकी वोटिंग करवा लें। तो जो ये वाले पुराने लोग हैं ना, ये सब वोट कर सकते हैं। अगर नैम की मीटिंग हो रही है, सब लोग आए हुए हैं, इन सब के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स, प्रीमियर्स आए हुए हैं, मीटिंग हो रही है, सब वोट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑब्जर्वर्स कांट डू इट। तो ये सिर्फ नैम के लिए ट्रू नहीं है, ये एवरेज, ऑन एन एवरेज ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये होता है दैट समबडी जिसको आपने एक तरह की पैसिव मेंबरशिप दे दी, वो आके वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, बट ना वो एजेंडा डिसाइड कर सकते, ना वो कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते, ना वो रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते कि हम इस बारे में भी बात करते हैं, एंड वोट तो वो कर ही नहीं सकते। सो अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द ऑब्जर्वर्स, यू जस्ट नीड टू नो दैट NAM हैज अबाउट 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स फ्रॉम अर्जेंटीना टू यूक्रेन। ठीक बात, चलें आगे। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यू गाइज नीड टू नो इज ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बाद में ना हम यूनाइटेड नेशंस वगैरह करेंगे, उसमें भी फिर ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो, जैसे यूनाइटेड नेशन या नैम या कोई भी एक बॉडी, वो बहुत सारी NGOs, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकती है। तो ये क्या बात बनी? ये बात ये बनी कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है नैम और एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। IUCN क्या करती है? लेट्स टेक फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। नैम ने IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया।
अब ये 120 जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे पीछे, ये आज बात करेंगे कि किस तरह से हम 120 नेशंस, हाउ शुड वी सिट एंड वर्क इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। अब उस समय IUCN भी आके बैठ सकता है, वो बैठेगा और वो देखेगा कि ये 120 नेशंस क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। बट IUCN बिकॉज इट हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस कैन नॉट डिसाइड कि यार आज तुम इस चीज़ में बात करो, या लो हम भी वोट करते हैं कि तुम ठीक बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, जस्ट एन ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, अफ्रीकन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, लीग ऑफ अरब नेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पीस काउंसिल, कोई भी बॉडी किसी NGO को भी ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकती है। अगर कोई बहुत बड़े बड़े NGOs हो जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, पीटा हो गया एंड ऑल दैट, उनको भी दे सकती है, और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल NAM UN को दे सकती है ऑब्जर्वर स्टेटस, UN ASEAN को दे सकता है ऑब्जर्वर स्टेटस, किसी कंट्री को भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद नहीं रखना कि किसके पास में ऑब्जर्वर स्टेटस है, कौन इसके मेंबर हैं। ऑल दैट यू आर सपोज्ड टू नो इज दैट दिस इज हाउ इट फंक्शंस। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के ऊपर, जिसको मैंने अभी आपको ब्रीफिंग बताई। तो है क्या है, एक बेसिक सी अगर हम बात करें सिंपलेस्ट टर्म में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो एसेंशियली बनी ड्यू टू कोल्ड वॉर। अगर दो ब्लॉक्स ही ना बने होते तो NAM की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, और उनका बेसिक सा आइडिया क्या था, दैट वी डू नॉट वांट टू formally align, we do not want to formally align with either of the blocks, but we want to remain neutral। अब इसमें ना अपने एक चीज मैं आपको अदरवाइज डिस्कस करना चाहता हूं, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बड़ी बार डिस्कस की है। अब मान लो दो लोग हैं, इसको थोड़ा सा आप समझो, दो लोग हैं, पर्सन A और एक पर्सन B। पहले केस में पर्सन A बोलता है कि 2 + 2 4 होते हैं, और ये बोलता है 2 + 2 5 होते हैं। अब जो C एग्जिस्ट करता है, ये केस नंबर 1 में बोलता है कि जी इस केस में मैं A को सपोर्ट करता हूँ, ये ठीक बोल रहा है। दूसरे केस में, एक और केस में क्या होता है, ये बोलता है कि 3 + 3 7 होते हैं, और ये बोल रहा है 3 + 3 6 होते हैं। इस केस में पर्सन C बोलता है ये ठीक बोल रहा है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं। What do you understand by this? न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोस्ट पीपल मिसअंडरस्टैंड नॉन अलाइनमेंट। नेहरू जी ने कैटेगोरिकली डिस्कशंस में इनके साथ में सरदार पटेल जी के साथ बात करते हुए बताया है, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यार न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि ना हम USA के साथ ना हम रशिया के साथ जाओ सालो मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। नो, दैट इज नॉट व्हाट वी स्टैंड फॉर। प्रिंसिपल स्टैंड इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। जहां पे US ये वाला ब्लॉक अगर कोई प्रिंसिपल बात करेगा तो वो ठीक कर रहा है, जहां पे ये वाला कोई बात ठीक करेगा तो वो ठीक कर रहा है। ठीक, तो ये जो है ना कि इंडिपेंडेंटली हम डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर मैंने A ब्लॉक को ज्वाइन ही कर लिया, मान लीजिए इंडिया ने A ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, तो क्या है, अब अगर ये 3 + 3 7 बोलेगा तो भी ठीक है, अगर ये 2 + 2 4 बोलेगा तो भी ठीक है, एंड वाइस वर्सा। So this kind of alignment is something that we are not in favor of, and have being non-aligned, this type of premeditated alignment is not something that we approve of or we follow। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंडिया बोलता है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी कि हम राइटियस जो चीज़ लग रही है हमें, हम उसकी सपोर्ट करें। ठीक, ऑफ कोर्स A को क्या लगेगा, A को लगेगा यार कमाल है, अगर मेरे को लगता कि 3 + 3 7 गलत बात है तो मैं बोलता ही क्यों, 3 + 3 7 ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है। ऐसे B को लगेगा कि यार अगर मुझे लगेगा कि 2 + 2 5 नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा ही क्यों, मेरे हिसाब से तो 2 + 2 5 ही है और 3 + 3 6 ही है। तो इसलिए अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे आउटराइटली, इसका मतलब आप अपॉर्चुनिस्ट हो, आप मौके के हिसाब से देखना चाहते हो कि आपको फायदा ज़्यादा कहाँ होगा। सिमिलरली इसको लगेगा, तो इसलिए ये तो चाहेंगे कि भाई तुम आओ हमारे साथ, हम गलत बात करते ही नहीं, हम गलत बात करेंगे ही नहीं, और यही इसको लगेगा। बट इंडिया बोलता है ना, तुम गलत बात करते हो बेटा, हम मौके के हिसाब से डिसाइड करेंगे तुम सही बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक, तो बस आपको ये समझना, यहाँ पे एग्जामिनर ये ढूंढ रहा होगा, एग्जाम जब आप मेंस में आंसर लिखोगे, 125 नंबर का एसए UPSC मेंस में आया अभी 2 साल पहले NAM पे, आपको प्रॉपर इसको कराया जाएगा।
तो फॉर्मली अलाइन ना होने का मतलब है इट डज नॉट मीन ओवरआर्चिंग न्यूट्रलिटी, ओके, इंडिपेंडेंट न्यूट्रलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका ये कब ओरिजिनेट हुआ? 1955 में, जब क्या हुआ? बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुई। ये आपको याद रहना चाहिए स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी और यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए भी, कि जो इसको आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एक सेकेंड, आइडिया ओरिजिनेट हुआ है एशिया अफ्रीका बैंगडंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया। ठीक बात, चले आगे। अब इसमें लाइक आई सेड अर्लियर, नाउ ऑनवर्ड्स एनी लेक्चर दैट यू आर वॉचिंग यू मस्ट हैव एटलस विद यू, और ये आप साइड पे खोल के रखो या लेक्चर के बाद जगहों को नोट करते रहो। आप ना एक पेपर रखा करो अपने साथ में जब आप लेक्चर सुन रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है स्क्रिबल करते रहो, स्क्रिबल करते रहो। जब आपका लेक्चर खत्म हो गया, आपको नोट्स आपने देख लिए, अगर कोई चीज़ नोट्स में भी लिखी है और आपने स्क्रिबल भी कर ली तो कोई पाप थोड़ी हो गया कि आप 2 जगह लिख गई, मेरी लाइफ का एफर्ट वेस्ट हो गया, कुछ रिवाइज ही हुआ है। फिर जो लोकेशंस आपने मैप में लिखी होती हैं, लोकेशन सारी लिखा करो। वैसे तो मैं भी यहाँ पे खोला करूँगा मैप को, बट जो लोकेशन लिखी होती हैं उनको यू मस्ट चेक अच्छे से ऑन वर्ल्ड एटलस, ओके, या गूगल कर लिया करो, गूगल मैप। चलिए, अब ये तो होगी जी इनकी बेसिक डिस्कशन। अब आती है सबमिट। तो इसकी फर्स्ट सबमिट कहाँ हुई है? फर्स्ट सबमिट ऑफ नैम टुक प्लेस इन बेलग्रेड यूगोस्लाविया इन सितंबर 1961। इसलिए हमने आपको बोला था कि नैम शुरू हुई प्रॉपर 1961 से, आइडिया आ गया उससे पहले कहाँ से? बैंगडोंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया। अब ये जो है कॉन्फ्रेंस 1961 में, इसकी लीडरशिप किसके पास थी? ये भी आपको याद रहना चाहिए, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज अगर आपको मेंस में है तो आपको वॉलंटियरली लिख के आना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर पूरे नाम, जो एक्सेप्टेबल है वो आपको बता रहा हूँ। यूगोस्लाविया के टीटू, ठीक है, टीटो नासिर ऑफ इजिप्ट, याद है नासिर इजिप्ट वाले का? ये तो आपको याद ही रहेगा कि जब इसने बोला था कि यार ना मेरे को ब्रिटेन के साथ जाना, यूएसए के साथ नहीं, सॉरी, मेरे को ब्रिटेन से पैसे भी चाहिए, मेरे को यूएसएसआर से हथियार भी चाहिए। तो फिर ब्रिटेन को बुरा लगा था, फिर इसने अपने आप को नेशनलाइज कर लिया था सुएज कनाल को। फिर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तीनों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, 3 मस्केटियर प्लान जिसको हम बोल रहे थे। फिर इस प्लान के बाद क्या हुआ था? यूएसए और यूएसएसआर ने बोला कि ओ भाई ये क्या करी जा रहे हो तुम, ठीक। तो फिर ये वापस चले गए और यूएसए और यूएसएसआर जो है वो स्ट्रॉन्गर पावर बन के इमर्ज किए। तो द सेम गाय नासिर ऑफ इजिप्ट, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, अपने चचा नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर नैम के। इसलिए तो ऐसा हुआ है कि इंडिया इतना गरीब देश था फिर भी लीडर देश था। इसका रीज़न क्या था? जितने भी ये गरीब देश हैं उन्होंने बना ली नैम, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है। डी कॉलोनाइज, बेटर वर्ड यूज़ करते हैं, चलो आपको सिर्फ याद करवाने के लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। जो रिसेंटली डी कॉलोनाइज हुए थे वो सारे देश जो हैं उनका लीडर बन गया इंडिया। सो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये ऑल दिस नेशंस दे स्टार्टेड लुकिंग अप टू इंडिया। इंडिया वाज सपोज टू बी देयर लीडर एंड देन 2 वर्ल्ड्स के लीडर तो थे। तो नेहरू जी इंपॉर्टेंट लीडर, उसके बाद में क्रूमा ऑफ घाना एंड सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। ये बच्चे आपको कभी भी प्रीलिम्स में आ सकता है इन स्टेट एग्जाम एज वेल एज इन यूपीएससी, कि इनमें से कौन जो थे वो नैम के मेंबर्स थे। अब आप उसको चाहे हिस्ट्री का सवाल मान लो चाहे आईआर का मान लो, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब करना क्या है, हमने नैम बनाई क्यों है, इसका पर्पस ये डिस्कस किया गया हवाना डिक्लेरेशन। हवाना किधर है? क्यूबा, है ना, क्यूबा में। हवाना डिक्लेरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सिगार बड़ा सा हवाना का, 1979 में। यहाँ पे इन्होंने आउटराइटली बोला, ये बोलते कि द नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद, जब फॉरेन की कंट्रीज आके दूसरी कंट्री पे अटैक करके कॉलोनाइज कर लेती हैं उसको, जैसे इंडिया को किया हुआ था। कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म को भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा किसी करंट अफेयर्स की क्लास में, या आइडियोलॉजीज होंगी अभी, पॉलिटिकल थ्योरी फॉर पंजाब पीसीएस, उसमें भी आप देखना। नियो कॉलोनियलिज्म क्या है? जब आप
बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके गए, एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी आर्मी नहीं भेजती, बट उनको इतना अपने ऊपर इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज डिपेंडेंट बना देती है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो कंट्री आप ही के हिसाब से चलती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड चाइना पाकिस्तान को इतनी ग्रांट देता है, इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे इस हिसाब से कर रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे देता रहता है कि उन्होंने पाकिस्तान चाइना का इतना कर्जदार हो गया है और होता जा रहा है इकोनॉमिकली, मॉरली, पॉलिटिकली, है ना, स्ट्रेटेजिकली, कि जो चाइना बोलेगा पाकिस्तान वही करेगा। तो पाकिस्तान हैज़ बिकम अ कॉलोनी, इन अ वे कॉलोनी ऑफ चाइना। इसको हम बोल रहे हैं नियो कॉलोनियलिज्म। रेसिज्म आपको पता है, नया फेयर एंड लवली अब लड़कों के लिए भी हमारी कंट्री में है ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम, दिस ऑब्सेशन विद वाइट कॉम्प्लेक्शन। ये रेसिज्म कहाँ से आ रहा है? ठीक है, दिस इज वाई आई पर्सनली लाइक कंगना रनौत, बिकॉज उसने रिफ्यूज कर दिया था गोरे होने वाली क्रीम की एडवर्टाइजमेंट करना, बट शाहरुख खान आता है कि अब लड़कों के लिए भी। हाउ स्टूपिड, सिली एंड इमोरल। ठीक, तो रेसिज्म एंड एनी फॉर्म ऑफ फॉरेन सब्जुगेशन। नाउ दिस इज द आइडिया जो हवाना डिक्लेरेशन में दिया गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्ट कहाँ से हुआ आइडिया, आप बोलोगे सर बैंग डोंग। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में। मैं बोलूँगा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बेलग्रेव, यूगोस्लाविया, 1961। लीडर्स पूछूंगा तो आप बता दोगे टीटू, नासिर, नेहरू, क्रूमा एंड सुकार्नो। एक चीज़ जो मैं आपको अदरवाइज बताना चाहता हूँ, स्पेशली टू द न्यू कमर्स, जो प्रीलिम्स है ना बच्चे, दैट इज़ एन एग्जाम ऑफ रिकलेक्शन। आपको कभी कोई ये बोलेगा नहीं प्रीलिम्स में कि यार ये जो है ना सुकार्नो की स्पेलिंग ठीक लिखी है कि नहीं लिखी, लिख के बताओ। आपको उसको देख के, 4 ऑप्शन देख के राइट ऑप्शन रिकॉल करनी है। ठीक, तो उस हिसाब से आपने हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये टिप आपके ज़्यादा काम आएगा जब आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री करोगे। देयर आर गोइंग टू बी वे टू मैनी नेम्स एंड दीज नेम्स आर गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज 2-3 हज़ार साल पुराने नाम है। तो उस समय आपको उसको इस हिसाब से पढ़ना है कि कैन वुड आई बी एबल टू रिकलेक्ट, इफ़ आई वुड बी, इट्स फाइन। ओके, चलो अब हवाना डिक्लेरेशन में ऐसा हो जाता है। अब लाइक आई सेड अर्लियर, यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम सारे छोटे छोटे देश ये सब कि हमारी जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं इनकी इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ये सब कुछ बना रहे। लेकिन नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी, इट जस्ट मीन्स पीसफुल इंटरवेंशन। हम ये क्या कहते हैं कि पीसफुल तरीके से इंटरवेंशन किया जाए, प्रिंसिपल स्टैंड लिया जाए। ठीक, तो यहाँ तक होता है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नैम के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब ये बात क्या बनी नैम के प्रिंसिपल्स, जैसे हमने देखा था यूएसएसआर का क्या प्रिंसिपल था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, और फिर सोशलिज्म लेके आएंगे हम पूरी दुनिया में और हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। यूएसए का क्या प्रिंसिपल था कि फ्री मार्केट हो, इंडिपेंडेंस हो पूरी कंप्लीट, है ना, कैपिटलिज्म होना चाहिए और लिबरल सिस्टम होना चाहिए। नैम का क्या प्रिंसिपल है? नैम का यही प्रिंसिपल है कि भाई लोगों की मर्जी, जिसको ये पसंद आ रहा है वो ये करे, जिसको वो पसंद आ रहा है वो करे, या किसी को कोई थर्ड सिस्टम पसंद आ रहा है वो वैसा कर ले। जैसे इंडिया को कुछ चीज़ें कैपिटलिज्म की पसंद आ रही हैं, कुछ चीज़ें कम्युनिज्म की पसंद आ रही हैं, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर लिया। तो दिस थिंग कि यार प्री मेडिटेटेड, ये 2 ही ऑप्शंस क्या हैं, हम और ऑप्शंस भी तो तलाशें लाइफ में। ठीक है, और भी बहुत बड़ा बगीचा है दुनिया में, प्लेंटी ऑफ फिश। तो प्रिंसिपल्स क्या है जरा जल्दी से देखते हैं नैम के। नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ दिए, इंडिया के पार्लियामेंट में भी दिए और नैम की समिट्स में भी दिए। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं लार्जली तो अगर देखा जाए तो पंचशील प्रिंसिपल्स मैं आपको ऑलरेडी भी करा चुका हूँ, इंडिया चाइना में दोबारा कराऊंगा। क्या था उसका बेसिक आइडिया जब मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कराया था? पंचशील का मतलब क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन 2 नेशंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, एक दूसरे के लिए नॉन एग्रेशन। ठीक, इस तरह की चीज़ें थी। एक दूसरे की सॉवरेनिटी, हर एक कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट नेशन है और उसके पास में राइट है, पावर है अपने डिसीजन खुद लेने की, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना। ठीक, तो क्या है पंचशील प्रिंसिपल? वही जैसे रिस्पेक्ट जो है इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करना और यूनाइटेड नेशन की रिस्पेक्ट करना। यूनाइटेड नेशन फॉर नाउ आप समझ लो, नैम में तो हो गए सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट के अंदर या यूएसएसआर में सारे बैठे हैं सेकेंड वर्ल्ड, नेटो के मेंबर्स हो गए सारे फर्स्ट वर्ल्ड में,
यूनाइटेड नेशन इनसे एक बड़ी बॉडी है मेंबरशिप वाइज। सारी की सारी कंट्रीज तकरीबन जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक, जिसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो। तो अब जहाँ पे सारी कंट्रीज बैठ गई वो तो ग्लोबल डेमोक्रेसी होगी, ग्लोबल पार्लियामेंट हो गया। तो इंडिया चाहता है कि क्या किया जाए, यूएसए अपनी ना चलाए, रशिया अपनी ना चलाए, इस ग्लोबल पार्लियामेंट की बात सुनी जाए और इनमें जो प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जाए वो उनकी रिस्पेक्ट की जाए। सिमिलरली इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट की जाए। सॉवरेनिटी, इक्वालिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी देशों की उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ये इनका बॉर्डर है, ये इनका बॉर्डर है। ये नहीं कि जब मन किया फौजें उठा के वियतनाम पहुंच गए, जब मन किया फौजें उठा के अफगानिस्तान पहुंच गए, क्यूबा पहुंच गए, एंड देन सो ऑन। ओके, पीसफुली सेटल करो भाई इश्यूज को। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे हैं, इजराइल और पैलेस्तीन का अगर इशू चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर इशू चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इशू चल रहा है, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम का इशू चल रहा है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन का इशू चल रहा है, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनको पीसफुली सॉल्व किया जाए डिस्कशन से। ये तुमने क्या तरीका अपनाया है उनको सॉल्व करने का इश्यूज को? ले भाई मैंने एक और न्यूक्लियर बम बना लिया, मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली, मैंने ये बना लिया, उसने यहाँ पे क्यूबा में मिसाइल खड़ी कर दी, उसने टर्की में मिसाइल खड़ी कर दी। नैम ऐसा नहीं है, नैम थोड़ा टेका चिलपिल है, ठीक, क्लियर, पीसफुल रेजोल्यूशन। सिमिलरली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो है कंट्रीज की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। अब ये क्या मतलब बना, इस चीज से मतलब क्या हुआ हमारा? अब ना जैसे आप ये देखो, इंडिया में मान लो डेमोक्रेसी है और लेट्स से लीबिया में एक डिक्टेटर है कर्नल गद्दाफी, वो वहाँ की सरकार चलाता है। अब वो चाहे ज़बरदस्ती चला रहा है, चाहे अच्छे से चला रहा है, चाहे बुरे से चला रहा है, लेकिन वो वहाँ की सरकार है, लोग उसको मान रहे हैं। एक थर्ड नेशन है मान लो जहाँ पे आज भी किंगडम्स चल रही हैं, उनका राजा है, लेट्स से थाईलैंड। तो नैम क्या बोलेगा? नैम बोलेगा कि यार हाँ हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कंट्रीज़ में ना इस तरह से डिक्टेटरशिप ना हो, कंट्रीज़ में रेसिज्म ना हो, लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। पर हम इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे कि अच्छा इंडिया डेमोक्रेसी में मानता है, थाईलैंड में डेमोक्रेसी नहीं है, चलो जी फोर्सेस लेके यहाँ पे पहुँचते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए तो हम बताएंगे, जैसा हमारा है वो बेस्ट है और सारे वैसा ही रखो। जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखना है वो रखे, जिसको मोनार्की रखनी है वो रखे, जिसको डेमोक्रेसी रखनी है पार्लियामेंट्री वो रखे, जिसकी कंट्री में आर्मी रूल है उसकी कंट्री में आर्मी रूल से ही हम गवर्नमेंट ऑफ द डे से बात करने को उसको रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, उसी के थ्रू रिफॉर्म्स आए और अगर लोग उस कंट्री के डेमोक्रेसी चाहते हैं तो जब वो अपना सिस्टम चेंज कर देते हैं तो हम उनको एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो नॉन इंटरफेरेंस इज देयर, ये यू मस्ट कीप इन माइंड, ठीक। तो डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, जस्टिस एंड कॉपरेशन रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी। एंड सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव नेशंस की रिस्पेक्ट करना। तो अच्छी अच्छी बातें सारी हैं नैम के प्रिंसिपल्स। यूएसए और यूएसएसआर को लाइफ में ये वाले कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है उनके हिसाब से। यार अच्छी बात कौन सी है? जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और अच्छी बात होती तो हम उसको अडॉप्ट ना कर लेते। हमें तो पूरी कन्विक्शन है कि जो हम बोल रहे हैं वही अच्छा है, ठीक, और यही उनको भी ऐसा ही है, तो वो इसको नहीं मानते। तो एक और प्रिंसिपल फिर क्या जाता है, लाइक आई सेड, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। इसमें मैं आपको समझाई जा रहा हूँ, वाई आई एम गिविंग यू दिस, ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आपको वो इशू सॉल्व हो जाएगा कि आपकी पीपीटीज अलग हैं और नोट्स अलग हैं, इसी को वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको दे देंगे, ठीक। एंड प्रमोशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या बात बनी? लिसन, यूएसए ने एक बॉडी बना दी, यूएसएसआर ने एक बॉडी बना दी, यूएसएसआर ने, जैसे हमने कोल्ड वॉर में देखा था, और यूएसए ने बना दी। Why do I have only these two options? Why should I choose between McDonald's and Burger King? I want to have KFC. ठीक, तो प्रमोशन ऑफ थर्ड का मतलब क्या है? हम और ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। अगर किसी को एशियान नाम से कोई बनानी है तो बनाए ना भाई वो। वाई डू वी हैव टू स्टिक विद यू टू ओनली? किसी को ब्रिक्स नाम से बनानी है वो बनाए, किसी को सार्क नाम से बनानी है
बाकी कंट्रीज को मिलके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनानी है तो बनाएं, अफ्रीकन यूनियन बनानी है, ये देयर शुड बी मल्टीलेटरल सिस्टम, मल्टी अलाइनमेंट वाले पावर सेंटर्स होने चाहिए, वाई 2 पावर सेंटर्स ओनली। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ आता है नैम, ओके। एसेंशियल जो पॉइंट है, पीसफुल फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रमोशन एंड डिफेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक बात, चलें आगे। नाउ अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, ये तो थे प्रिंसिपल्स उसके। ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हो, एक बार फॉर्मली आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है वो मैंने थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है। नैम का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन द वर्ल्ड ऑर्डर वेयर इन मेंबर स्टेट्स डू नॉट बिकम पॉन इन द स्ट्रगल बिटवीन मेजर पावर्स। ठीक बात। तो उसके बाद में एक एडिशनली आप ये लगाओ कि सिर्फ सिक्योरिटी वाइज ही वर्ल्ड 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ था, इकोनॉमिकली भी डिवाइड हुआ था कि आपको यूएसए की फंडिंग अगर चाहिए, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट हो गए आप, यूएसएसआर की फंडिंग चाहिए तो आप यूएसएसआर पे डिपेंडेंट हो गए। तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक गरीब कंट्री को ग्रांट्स देकर आप उसको अपना डिपेंडेंट नहीं बना लेते। तो एडिशनल गोल इज फैसिलिटेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नैम। कोल्ड वॉर में अब ये रहा कैसे? अब ये तो आपको समझ लग गया, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि है क्या नैम। नन ऑफ दीज, जिसने मार्क किया है, नेहरू जी को ऑप्शन आई दिस और दैट, विच ऑफ दीज आर करेक्ट? नेहरू जी बोलते नन ऑफ दीज। आई एम हैविंग माई थर्ड आंसर। अब इसने परफॉर्म कैसा किया? अभी हम सिर्फ नैम की बात कर रहे हैं, हम इंडिया और नैम पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके एजेंडास क्या थे। सबसे पहले अगेंस्ट अपार्थाइड, ये क्या होता है? ब्लैक्स और वाइट्स की सेग्रीगेशन होता है ना, था ना साउथ अफ्रीका में या इंडिया में भी कि नो कलर्ड पीपल अलाउड, कि ये ट्रेन है, इस ट्रेन के इस डिब्बे में सिर्फ गोरे लोग ही बैठेंगे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे वाली चीज़ें हो रही हैं। या फिर ये कि अफ्रीकन ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। रंग भेद से जो समाज की सेग्रीगेशन हुई थी उसके खिलाफ था नैम। ये सिंगल ह्यूमैनिटी में यकीन करता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियली इक्वल, रिस्पेक्ट सबको देनी है, डिग्निटी देनी है। तो इनकी एक जो हुई थी कॉन्फ्रेंस कायरो में, उसमें उन्होंने क्लियरली सेकेंड कॉन्फ्रेंस में ही साउथ अफ्रीका को वार्न किया था अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है। सेकेंड, डिसआर्मामेंट, ये भी बहुत क्लोज टू नैम रहा है कि यूएसए ने हथियार बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब, और गिरा भी दिया। ऐसा भी नहीं है कि वो बोले कि मॉरली हाई ग्राउंड है कि यार हमारे पास देखो इतने सालों से न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमने यूज़ नहीं किया, आते सारी यूज़ कर लिया। यूएसएसआर के पास हथियार है और इंक्रीजिंगली कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स इन टू परस्पेक्टिव, अगर ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरी फिगर्स कुड बी रॉन्ग, पर मैं चीज़ों को सिर्फ पर्सपेक्टिव में डालने के लिए, कि अगर आज आपके पास में, मतलब अगर हम हिरोशिमा नागासाकी को कंपेयर करें तो 0.000 समथिंग लाइक 15% की कैपेबिलिटी के न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, जिस कैपेबिलिटी के आज एग्जिस्ट करते हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन द डिजास्टर फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस एंड अर्थ दिस होल थिंग कैन इन्फ्लिक्ट। जो ये आर्म्स रेस हुई है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक, अब नाउ यू सी, एक कंट्री जहाँ से ना आपको ओसामा बिन लादेन मिल जाता है, एक कंट्री जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एक फौजी आता है, उतारता है, मारता है और खुद उसके ऊपर राज करने लग जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, वहाँ पे कितना इम्प्रॉबेबल है इस बात का होना कि तालिबान या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ वो न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया। अब अगर उनके पास में उसका कंट्रोल है, जिस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के ऊपर किसी आर्मी डिक्टेटर का कंट्रोल हो सकता है, उस कंट्री के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? सो यू कैन वेल इमेजिन कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने डेंजरस हो सकते हैं इफ़ दे आर नॉट इन द राइट हैंड्स। इनफैक्ट देर आर नो राइट हैंड्स। यूएसए ने यूज़ करके बता ही दिया कि देर आर नो राइट हैंड्स। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी डिसाइडेड टू बॉम्ब
नॉर्मल पीपल, लाइक नॉट कोई आर्मी, ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर पे कहीं पे गिराया उन्होंने। तो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके बहुत प्रॉब्लम है। और सेम इज ट्रू अबाउट अदर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन जनरल। तो दूसरा हमारा इशू है डिसआर्मामेंट का। नैम क्या चाहता है, वो बोलता है कि कंट्रीज क्या करें, डिसआर्म करें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सब कंट्रीज की, आपको नहीं चाहिए सब हथियार। तो इंडिया ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबमिट किया था जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि ये सब न्यूक्लियर सब अपने डिस्ट्रॉय कर दो। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये सब बोला तो है, लेकिन इंडिया ने साथ साथ नेहरू जी ने होमी भाभा को भी बुला लिया कि यार वो तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पर हम अपना बना तो ले। इंडिया ने भी तो बना ही लिया फिर अपना न्यूक्लियर बम, इंदिरा गांधी और के टाइम पे टेस्ट भी कर लिया। तो नैम के साथ हुआ ही ये, लोग बोल तो रहे थे। अब जैसे कोई भी गरीब आदमी है, कोई मान लो बिल्कुल गरीब आदमी है, वो उसको लाइफ में बहुत क्राइसिस है, आप उसको बोलोगे कि हाँ प्रिंसिपल बात, वो सारी आपसे कर लेगा। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। या भूखा है कोई, अब वो पूरी प्रिंसिपल बात कर लेगा, लेकिन जब आप उसके सामने सच में एक बारबेक्यू नेशन का बुफे रख दोगे तो शायद उसके प्रिंसिपल्स थोड़े पीछे रह जाएंगे और पहले उसको लगेगा कि मैं अपना पेट भर लूँ, पहले उसको लगेगा कि मैं अपना पेट भर लूँ। यही चीज़ इन लोगों के साथ भी हुई है। प्रिंसिपल तो बहुत स्टैंड लिए, बातें तो बहुत बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, लोगों ने फैलाई हैं, ठीक। तो बातें तो बहुत कर ली, लेकिन जब यूएस या यूएसएसआर किसी पैसे, किसी डिफेंस, किसी इकोनॉमिक पैकेज के साथ आया तो फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया, अच्छा खासा हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, मान लो मैं न्यूट्रल हूँ, अब यूएसए मेरे ऊपर अटैक करने आ गया, मैं क्या करूँ आज अपनी लाइफ में, मैं नैम कंट्रीज़ के पास जाऊँ। अगर इंडिया के ऊपर यूएसए अटैक करता तो इंडिया कहाँ जाता उस समय, पपुआ न्यू गिनी के पास कि भाई बचाइए मुझे, बुर्किना फासो के पास, किसके पास जाता, यूएसएसआर के पास। वही है ना जो यूएसए को जवाब दे सकता है। और यूएसएसआर क्या बोलता है उसको, भाई आप तो नैम हो, जाओ, आपको तो हमारी ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल स्टैंड चाहिए आपको, तो लो प्रिंसिपल स्टैंड। एंड सेम इज ट्रू अबाउट दिस कंट्री एज वेल। 1962 में इंडिया के साथ यही तो हुआ, चाइना आ गया लड़ने, आ गया, आप थे नैम तो मिल गया, ले लिया आपने मज़ा नैम होने का। वही अगर आप यूएसए या यूएसएसआर के साथ में अलाइंड होते, चाइना आता, साथ के साथ यूएसए के जहाज पहुंचते, अगर आप ढंग से रहते, ऐसा हो सकता था। आई एम सेइंग एटलीस्ट चाइना इन फर्स्ट प्लेस आता ही ना, उसको पता होता कि अगर हम इंडिया पे अटैक करेंगे अक्सई चिन में तो हमारा यूएसए से भी लड़ाई, मान के चलो कि फिर इसका मतलब यूएसए से लड़ाई होगी हमारी, क्योंकि हमने उस यूएसए के एलआई के ऊपर अटैक किया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे। पर खैर लॉफ्टी बातों में दूसरी आ जाती है डिसआर्मामेंट। थर्ड इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। इसको अभी के लिए बस आप लिख लो, अपने नोट्स में पढ़े रहने दो। आफ्टर अबाउट 10-12 क्लासेस में आपको यूनाइटेड नेशन डिटेल में कराऊंगा, तो ये बच्चों वाला पॉइंट है, वहाँ कवर हो जाएगा। पॉइंट इज ये जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड पार्लियामेंट, जहाँ पे सब कंट्रीज बैठी हैं, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो नैम क्या चाहता था, अभी वेनेजुएला में जो 17th कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी नैम ने ये बोला है कि हमें क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स। वर्ल्ड पार्लियामेंट में हम पीछे बैठे रह जाते हैं और सारा का सारा वर्ल्ड पार्लियामेंट को हाईजैक कर लेता है 5 कंट्रीज। कौन सी? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ये 5 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड पार्लियामेंट को हैक करके बैठी हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल क्या होएगा कि नैम अपना चलता तो रहा, ऑल दीज ईयर्स मीटिंग्स भी होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे जब कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में फैली तो कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कहीं ना कहीं टिल्ट हुई हैं। जैसे 1970s के बाद इंडिया काफ़ी ज़्यादा रशिया की तरफ टिल्ट हो गया था, कहने को नैम था। एंड सेम इज़ ट्रू अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल, सेम इज़ ट्रू अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल। जैसे कि 1979 के अटैक के बाद अफगानिस्तान यूएसए की तरफ टिल्ट हो गया था, वो तो अफगानिस्तान को यूएसए नहीं खड़ा किया, बाद में यूएसए को भुगतना पड़ा, ठीक। तो इस तरह से फेल हो गया उस सेंस में अगर हम देखें रीजनल टेंशन्स को रिजॉल्व करने के लिए। साउथ एशिया में फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना में लड़ाई हुई,
अक्सई चिन ले लिया इंडिया का चाइना ने, कौन सी नैम कंट्रीज आ गई, ये 120 बंदे जो खड़े हैं, कौन आ गया आपको बचाने के लिए? इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इंडिया ने बना दिया पाकिस्तान का वो बांग्लादेश बना दिया ईस्ट पाकिस्तान को, कौन आ गया नैम में से कि नहीं नहीं इंडिया ऐसा मत करो या पाकिस्तान भी हमारा भाई है, जो भी, कोई भी नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल रिलेशंस में इसलिए बोलते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट there are no permanent friends, there are no permanent enemies, only thing permanent in international relation is national interest। आपकी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये जो भावनाएं हैं ना, तो जो रमाधीर सिंह जी बोलते हैं वही कि भावनाओं पे कंट्रोल करो, ठीक है, भावनाएं किसी काम की नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ नैम। अब ये तो आपको समझ आ गया कोल्ड वॉर के टाइम पे नैम कर क्या रही थी, कैसे कैसे चल रही थी। अब बात आती है कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर के बाद क्या हो गया कि 2 ब्लॉक्स तो चली ही गई, तीसरा ब्लॉक, अब जब ये ब्लॉक ही नहीं रहा, वर्ल्ड ही बाइपोलर नहीं रहा, तो फिर अब आप नॉन अलाइंड किसके साथ में रहोगे? जब 2 ऑप्शन ही नहीं है तो आप ये कहाँ से बोलोगे कि यार मैं तो नॉन अलाइंड रहूँगा? तो क्या फिर नैम को डिस्पेंडन कर दिया जाए? बहुत लोगों ने ऐसा बोला, वो बोलते कि बाइपोलर वर्ल्ड में नैम की कोई सिग्निफिकेंस थी कि 2 ऑप्शंस में से आप न्यूट्रल थे, आज 2 ऑप्शंस ही नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड एक बन चुका है, ग्लोबल विलेज, और इसका हेड है यूएसए, काइंड ऑफ, मतलब नॉट यूएसए एज अ कंट्री, यूएसए की फिलॉसफी, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं। कोई बंदा इंडिया में कॉल सेंटर खुले हैं, यूएसए की कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। एप्पल का फ़ोन डिज़ाइंड इन कैलिफोर्नियन, मेड इन चाइना हो रहा है। इंडिया के डॉक्टर्स मेड इन इंडिया बट ट्रीटिंग पीपल इन यूके एंड यूएसए। आईटी इंजीनियर्स, जब सब लोग वो सब आपस में इंटरमिक्स ही हो रहे हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी। कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में, जो लोग करोड़ों सालों से पराठे खा रहे थे मॉर्निंग में, वो कैलॉग्स खा रहे हैं, पूरी की पूरी जब फ्री मार्केट हो गई तो किससे नॉन अलाइंड, कोई इसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो अब हमने यही देखना है कि नैम की कोई सिग्निफिकेंस है क्या आज, वो जानने के लिए, सिग्निफिकेंस देखने के लिए हमें ये तो बताओ कि आज या पिछले 25 साल 30 साल कैसे अलग है पुराने टाइम से। अब कोल्ड वॉर का आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड मिलियो क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो ये है, तो नैम जो है, नैम को ना हम सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि अच्छा भाई 2 बाइपोलर थे, बाइपोल्स बने हुए थे ये दुनिया में और ये आ गए न्यूट्रल। नैम की ना और भी बहुत सिग्निफिकेंस थी। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है दुनिया भर की, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाने के लिए, दुनिया के इश्यूज़ एक दूसरे पे अटैक करना नहीं, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। दुनिया के इश्यूज़, क्लाइमेट चेंज को लड़ना है। दुनिया के इशू हैं टेररिज्म से लड़ना, हेल्थ सिस्टम को बेटर करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी नैम बहुत काम करता था। तो अब हम देखते हैं कि नैम की सिग्निफिकेंस क्या है। उसको समझने के लिए हम एक बार देखते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर क्या है। तो आप बोलोगे एग्जाम में भी कि ऐसा नहीं है कि बाइपोलैरिटी चली गई तो नैम भी बस अब रिडंडेंट सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। आज भी वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला तो हाँ, ये हम मानते हैं कि नैम को अपना थोड़ा सा काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो हर कुछ साल के बाद मिलती है, मीटिंग करती है, 120 कंट्रीज मिलती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा चेंज होने की तो ज़रूरत है इन इट्स फंक्शनिंग। बट ये नहीं ज़रूरत कि यार इसको बस बंद कर दो, अब ये बहुत हो गया। तो कैसे? पहले तो आप बोलते हो कि ठीक है भाई, मान लिया कि आज यूएसए और रशिया नाम के 2 पोल्स नहीं है, बट पोल सब दोबारा रीइमर्ज कर रहे हैं। कौन से? यूएसए एंड रशिया चाइना नेक्सस। चाइना मर्ज कर रहे हैं और दोबारा वर्ल्ड में बाइपोलैरिटी हुई जा रही है कि आप यूएसए की तरफ टिल्ट कर रहे हो या आप चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हो। ठीक है, यूएसए और चाइना के भी आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। शायद इनको यूएसएसआर और यूएसए के रिलेशनशिप को और मॉडर्न डे यूएसए और चाइना को रिलेशनशिप को कंपेयर करना शायद गलत है, बट पोल्स तो बन रहे हैं, दो पावर सेंटर्स तो पक्का बन रहे हैं। ठीक, नाउ दूसरी चीज क्या है? वही कि वर्ल्ड इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स बाइपोलैरिटी, चाइना, रशिया एंड यूएसए एंड पार्टी। तो इस वजह से थर्ड वर्ल्ड बीच में वैसे ही धकेला जाएगा जैसे आज हो भी रहा है। दूसरी चीज क्या है?
चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी में, और उसको चेक करने के लिए यूएस से भी अग्रेसिव हो जाएगा। सो कंट्रीज लाइक ब्रुनेई, कंट्री लाइक वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, इवन इंडिया फॉर दैट मैटर, अगर ये सब कंट्रीज इकट्ठी होकर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगी तो क्या हो जाएगा, चाइना की असर्टिवनेस को वर्ल्ड लेवल पे चेक नहीं किया जा सकता। उसको चेक करने के लिए यू नीड टू काउंटरवेट दैट थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक नैम। तीसरी चीज़ क्या हो रही है, आपको पता है, नहीं पता तो मैं आज बता रहा हूँ, पिछले 20 साल से तकरीबन 18 साल लगा लो अफगानिस्तान में, और 15 साल लगा लो इराक, और अब 10-12 साल सीरिया, ये जो सारे एरिया है ना, फ्रॉम सीरिया टू अफगानिस्तान, इराक आ गया, ईरान आ गया, ये सब जो एरिया है, यहाँ पे यूएसए ने एक वॉर छेड़ी हुई है जिसमें टर्की भी इन्वॉल्व है, यूएसएसआर भी इन्वॉल्व है, रशिया, यूएसए भी इन्वॉल्व है, और यूएसए इन्वॉल्व है तो पूरा नेटो इन्वॉल्व है, यूके वगैरह, और यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सीरिया तो पूरा तहस महस ही हुआ है, एंड सेम इज ट्रू अबाउट अफगानिस्तान एंड अदर नेशंस। यहाँ से अब जो आम लोग हैं वो सारे के सारे क्राइसिस में हैं, तो वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं अपना देश, और किसी भी एक देश में एंट्री मिल जाए कहीं पे भी और वहाँ पे हम रह लें। इस वजह से जो ऊपर मेडिटेरेनियन के ऊपर यूरोप शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस है। अब यूरोप की कंट्रीज़ ने अटैक कर दिया सीरिया को क्यों अटैक किया, वो उनको उनकी सीरिया की रिजीम से प्रॉब्लम है, जो सीरिया की गवर्नमेंट है। लेकिन सीरिया का एक आम आदमी जो है वो भाग के समुद्र के रास्ते यूरोप जाता है कि भाई मैं कहीं पे तो रहूँगा पीसफुली। अब या तो वो वहाँ पे नदी उसमें समुद्र में डूब जाता है, या फिर वो किसी तरह से पार करता है। अब जब वो पार करके इटली पहुँचता है या पार करके इवेंचुअली जर्मनी पहुँचता है, तो आज उनकी मर्जी है, वो उसको रख भी सकते हैं या उसको डुबो भी सकते हैं, मार भी सकते हैं कि हम नहीं रख रहे हमारी कंट्री में, तुम तो इलीगल माइग्रेंट हो, रिफ्यूजी हो तुम तो, या वो रख भी सकते हैं कि हाँ ये बेचारे, ठीक, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं। नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी में रखे भी जा रहे हैं और डिस्कार्ड ऑफ भी किए जा रहे हैं। इसकी वजह से यूरोप में हुआ है आज की डेट में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रही है यूरोप में और एशिया में भी हो रही है, जैसे इंडिया में भी यही हो रहा है। म्यांमार के थ्रू रोहिंग्या क्राइसिस इंडिया में माइग्रेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहे हैं, बांग्लादेश के इंडिया में आ रहे हैं। तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत सारी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो कोई जहाँ पे इसके डिस्कशन हो, थर्ड वर्ल्ड एजेंडाज डिस्कस किए जाएं, उनके डिस्कशन हो, उनके ऊपर एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाया जाए और इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ पॉलिसीज़ हों कंट्रीज़ की। उसके लिए आपको नैम की रेलेवेंस है। 120 कंट्रीज़ इकट्ठी होंगी और वो पहले बोलेंगे कि यार आज हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, दुनिया भर में ये जो प्रॉब्लम चल रही है आओ इसको देखें, सोल्यूशन निकालें। तो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए किया जा सकता है। अब आप देखो कि मान लो कहते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, समुद्र ऊपर उठेगा और जो कंट्रीज छोटी छोटी सिंगापुर, लाओस जैसी जो बिल्कुल टापू हैं, आइलैंड्स हैं, वो पानी के अंदर सबमर्ज कर जाएंगे। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि यूएसए में हर बंदे को एक गाड़ी चाहिए, हमर गाड़ी चाहिए, और यूएसए में हर बंदे को मतलब पूरी फैसिलिटीज़ चाहिए, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वो होता है, फैक्ट्रीज चाहिए, डेवलपमेंट्स चाहिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन फंसता कौन है फिर दोबारा? लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, वैसे वाली कंट्रीज़। तो अगेन ये जो कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स हो रही हैं इन चक्कर की वजह से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसके लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर डिस्कशन की जा सके इन चीज़ों की और कुछ ग्लोबल सोल्यूशन निकाला जा सके। सिमिलरली यूएसए की आजकल पॉलिसीज़ आप देख लो, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। जब तो मन किया था तब तो सब कंट्रीज़ को बोल दिया कि अपनी अपनी इकॉनमी खोलो भाई, इंडिया को भी बोल दिया कि मैं तो कैलॉग्स बेचूंगा तुम्हारे यहाँ, अपनी इकॉनमी खोलो, हम अपनी गाड़ियाँ बेचेंगे, हम अपनी दवाइयाँ बेचेंगे। आज जब इंडिया में फैक्ट्रीज लगी हैं, आज जब फिलीपींस में फैक्ट्रीज लगी हैं, तब ऑल ऑफ अ सडन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि नहीं, मेक इन वो क्या
अमेरिका फर्स्ट, यूज बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन जैसी बातें करने लगे। तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो ताकि उन कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके। नाउ अब इसके बाद हमारे पास आता है फिर नैम की रेलेवेंस। तो आपको ये मतलब ये मैंने क्यों बताया, नैम की रेलेवेंस क्वेश्चन ही कहाँ से उठा, तो यहाँ से उठा कि यार अब तो बाइपोलर वर्ल्ड है नहीं, अब क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड है नहीं या कंट्रीज ऑलरेडी यूएसए और यूएसएसआर या किसी ना किसी के साथ में पॉलिटिकली एंड मिलिटरली अलाइंड ही हैं, तो नैम की क्या ज़रूरत है। तो हमने बोला कि ना, नैम की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को आप सिर्फ पोलैरिटी की नज़रों से मत देखो, और भी तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में। तो उसकी रेलेवेंस में अब सबसे पहले देखते हैं क्या कर सकता है नैम। वर्ल्ड पीस के लिए एक अच्छा सिंबल की तरह एक्ट कर सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आज भी जो इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या थे, पीस, क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिसआर्मामेंट, और अभी भी जब भी मीट होती है नैम की तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। अब ना यार आपको एक चीज़ और समझनी है कि मैं आपको ना यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी में ना आप बहुत ज़्यादा ना डिसमिसिव होकर नहीं आंसर लिखते। स्ट्रक्चर्स जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, मान लो हमारा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट, आप ये नहीं लिखते पेपर में कि यार पार्लियामेंट को बंद करो। आप क्या लिखते हो, जो आपके वीक स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के सजेशन लिखते हो कि यस देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स और इस चीज़ को हमें और इम्प्रूव करना है इस तरह से। पर जब आप स्ट्रक्चरल चीज़ों को डिसमिसिव हो जाते हो ना, उसको लेके कि यार ये भी बकवास है, ये भी बकवास है, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपके आंसर्स में बहुत नेगेटिव टोन रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग नैम की कुछ खास रेलेवेंस नहीं है रियल लाइफ में। इंडिया जिसने खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं, और सिमिलरली बाकी कंट्रीज़, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिनके पास में S-400 है, जिनके पास में पृथ्वी अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइल्स हैं, वो क्या डिसआर्मामेंट की बात करेगा। ठीक, वो करेगा भी तो सबको पता होगा कि यार ये बात में अब दम नहीं है। लेकिन अगर इंडिया ये सब कुछ ना रखे तो पाकिस्तान मिले आपको आज दिल्ली में घूमता हुआ, और ये सेम इज ट्रू अबाउट अदर नेशंस एज वेल। तो रियल पॉलिटिक्स जो है ना, रियल पॉलिटिक्स बहुत अलग है। ये बड़े बड़े मॉरल प्रिसेप्ट्स अपनी जगह है, बट अपने को आंसर लिख के आना है, अपने को आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आना है। ये नहीं कि इन रियलिटी यार ओ भाई मेरे को पता है क्या होता है, कुछ नहीं है इसका, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस के लिए नैम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज भी जब यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं तो वो वर्ल्ड पीस, डिसआर्मामेंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्लेटफॉर्म पे होती हैं। दूसरा क्या है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसके लिए नैम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ के ऊपर आज भी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना क्लेम रखती रहती हैं, और इस वजह से नैम की रेलेवेंस बनी रहती है, ताकि उनको कहीं तो आवाज़ मिले, नहीं तो कौन सुन रहा है घाना की बात। थर्ड, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इक्विटी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी इज बराबरी, इक्विटी इज भागीदारी। लेट्स टेक, मैंने किसी कंपनी के 1% शेयर खरीद लिए, तो आज मेरे पास में उस कंपनी के कितना मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, 1%। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, 50-50, है ना, ऐसे। तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से जो आपका शेयर बनता है वो बोलते हैं हम इक्विटी को। तो इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये नहीं कि पूरी दुनिया के ऊपर डिक्टेट कर रहा है यूएसए या यूएसएसआर। नैम आज फिर एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है, जहां पे पता लगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करेंगी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, बट लेट्स एक्ट लाइक अ ब्रिज। और सबसे बड़ा, जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए होता क्या है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जैसे कि WTO और इसी तरह की और ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस में ना जब हम उनको पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमेशा ये इन ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे दम है, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना इनकी चलती है ज़्यादा, जो ये चाहते हैं वो होता है ज़्यादा। तो नैम क्या करेगा, इसलिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो हमने इतने सारे लिखे थे शुरू में डेवलपिंग नेशंस, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा WTO में। उसको नेगोशिएट किया जा सकता है कि यार अगर मान लो, आप खुद सोचो ना, एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया।
अब सोमालिया का कोई इंटरेस्ट है और वो जाके WTO में रख रहा है, मान लो, कौन सुनेगा वहाँ पे, या UN में रख रहा है। लेकिन अगर सोमालिया खुद से जाने की बजाय 120 अपने साथ में नैम मेंबर्स को लेके जाता है, अब यूनाइटेड नेशन में 2/3 ऑलमोस्ट मेंबर, अगर 200 में से 120 कंट्रीज नैम इसके साथ खड़ी हैं सोमालिया के साथ, चाहे वो कंट्रीज वीक भी हैं, उतनी अमीर नहीं है USA जैसी या रशिया जैसी, बट स्टिल इसके पास नंबर तो हो गया। अब इसका इंटरेस्ट जो है, इसके डिस्प्यूट्स जो हैं वो पीसफुली सॉल्व किए जाएंगे, या एटलीस्ट उसको अटेंशन तो दी जाएगी। तो नैम का एक ये पॉइंट है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनका बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, सो इसके बाद में कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स, इन इश्यूज़ के ऊपर भी नैम में डिस्कशन की जाती है। तो अगेन इसकी रेलेवेंस बनी हुई है। बहुत सारी कंट्रीज़, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की और साउथ एशिया की या एशिया की इन जनरल, वहाँ पे जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन है उसकी डिस्कशन की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माइग्रेशन से लेके ग्लोबल टेररिज्म तक, ऑल दीज आर द इश्यूज दैट आर यूजुअली डिस्कस्ड एंड पॉन्डर्ड अपॉन इन नैम। और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ये कि कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया और भूटान, भूटान भी जैसे नैम का मेंबर है, इनका आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनका जो रास्ता रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो बहुत अलग रहेगा कंपेयर टू जर्मनी और UK। तो हमारा आइडिया क्या है और उसको ग्लोबली कैसे एक्सेप्ट किया जाए या कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए, ये सब भी नैम में डिस्कस किया जाएगा। तो एज यू कैन सी कि बहुत ही जेनेरिक सा टॉपिक है, मतलब इंटेलिजेंट बुलशिटिंग करनी है आपको, ठीक है, और कुछ आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, उस पे आपका नैम हो जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो कि वो करता भी रहा है और मतलब उसको करता भी रहेगा, तो नैम की एक सिग्निफिकेंस है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है। अब इसमें आप एज यू कैन सी कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट बुलशिटिंग वाला टॉपिक है, आपको वही जेनेरिक सी बातें लिखनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप जो समझ लो वो है यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स और नैम। तो आप खुद से देखो, मान लो एक है ये यूनाइटेड नेशन, एक बॉडी जिसको हम बोल रहे हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट, इसमें जितनी कंट्रीज़ हैं उसके 2/3 कंट्रीज़ तो नैम की भी मेंबर है। ठीक, इसका मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके 100 में से 66 मेंबर्स तो नैम के भी हैं, पीछे 33 मेंबर्स रह जाएंगे। तो अगर 66 मेंबर्स किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन में उस बात को रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो नैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, ओके, सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब आता है हमारे पास में इसका जल्दी से वे फॉरवर्ड कि अब नैम का किया क्या जाए। तो आपको अगर सवाल आता है कि क्या नैम इररेलेवेंट हो गया है, कोई वे फॉरवर्ड है इसका, तो हम इसको कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसमें वो मैं आपको लिखवाऊंगा कि हाँ दीज आर दी प्रॉब्लम्स, लेकिन अदरवाइज आप बिल्कुल डिसमिसिव होके नहीं लिख के आएंगे कि इसको बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो यूजुअली आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स ऐसा चीज़ें बोलते हैं। सी राजा मोहन नाम से एक राइटर हैं, वो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि नैम की रेलेवेंस नहीं है कुछ खास। अब आपको ये समझना है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जनरली हमारे काम का है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमें पढ़ना है, पर वो UPSC के लिए थोड़ी पेपर लिख रहे हैं, वो तो अपने व्यूज़ लिख रहे हैं जो उनको ठीक लग रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि IAS के पेपर में आपको क्या लिख के आना है कि नैम एज अ कॉन्सेप्ट है ना, अब यार ये ना इंडिया का एक कोर आइडिया दिया गया है थर्ड वर्ल्ड को, इन जनरल पूरी दुनिया को, 120 कंट्रीज उस आइडिया को मान रही हैं, चाहे बड़े सुपरफिशियल लेवल पे ही मान रही है। सो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया खुद भी अब सच में भी भारत की सरकार नैम को थोड़ा कम सीरियसली लेने लग गई है, बट दैट डजंट मीन कि हम बोलें कि अरे बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे कि इट कैन नेवर बी इररेलेवेंट एज सच। ठीक, द होल आइडिया कैन नेवर बी इररेलेवेंट एज सच, बट व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, कुछ रिफॉर्म्स हैं जो इसके बीच, कुछ टास्क हैं जो इसको अभी भी इसको रेलेवेंट बना के रखते हैं। नाउ यू मे बी वंडरिंग कि सर ये आप सेम ही चीज़ के ऊपर यू आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसका रीज़न क्या है ना यार, ये टॉपिक एक तो आया अभी रिसेंटली, ऐसे आया है इसके ऊपर 125 मार्क्स का, दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC। दूसरा ना बड़ा स्टैटिक टॉपिक है, अगर आप बस मेरे साथ कर लोगे और अपने नोट्स तैयार कर लोगे तो आपको बार बार अपनी लाइफ में इस पर एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। जो अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी 2 लाइन्स की अगले 1.5 साल में वो हम ऐड कर लेंगे, अदरवाइज नैम आपका हो गया। ठीक, सो इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसको बस आपने करके डन एंड डस्टेड साइड पर रख दिया, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन। ओके, तो इसमें जो एग्जाम में आपको लिख के आना, ये लिखना है कि यार नैम है ना जो आज की डेट में तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया में दोबारा क्राइसिस शुरू हो रहे हैं तो कंट्रीज विल नीड
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? अपनी खुद की मर्जी से रहना, ठीक। स्ट्रेटेजिक मतलब अगेन कि शुड आई गो विद यूएसए, शुड आई गो विद चाइना, ठीक। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नैम रेलेवेंट रहता है। इट विल कंटिन्यू टू गाइड नेशंस टुवर्ड्स ग्लोबल पीस। दूसरी चीज़ जो हम लिख के आ सकते हैं वो लिख के आ सकते हैं कि ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ऑल्दो मैं आपको इंडिया भी दोबारा कराऊंगा, इंडिया एंड नैम, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने सारे नेशंस, उनमें से एक नेशन इंडिया, और उनकी एक लीडरशिप मिली हुई है इंडिया को, तो सॉफ्ट पावर तो इंडिया की बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। चाहे यहाँ पे यूएसए नहीं बैठा, यूके नहीं बैठा, फ्रांस नहीं बैठा, नीदरलैंड्स नहीं बैठा, रशिया नहीं बैठा, चाइना नहीं बैठा, चाहे यहाँ पे बड़े बड़े देश नहीं बैठे, बट जितने देश बैठे हैं उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि उसकी लीडरशिप से इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। इसलिए हर चीज़ को ऐसा नहीं तो नापना तोलना चाहिए कि फ़ायदा क्या हो रहा है। इनटेंजिबल बेनिफिट बहुत अच्छा है। इंडिया कैन कंटिन्यू टू हैव दिस लीडरशिप एंड अ टॉर्च बेरर फॉर स्मॉलर कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज कैन लुक अप टू इंडिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारा ग्लोबल कंसेंसस बना सकते हो। इंडिया को लगता है कि यार पाकिस्तान इंडिया के साथ में गलत कर रहा है टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 120 नेशंस के बीच में एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा सकता है कि यस, इंडिया इज़ एक्टिंग पीसफुली बट पाकिस्तान इज़ नॉट अडेयरिंग टू इंडियाज़ पीस मेजर्स। सिमिलरली चाइना के केस में, क्लाइमेट चेंज के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो कि एक ग्लोबल सेंटीमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एक और चीज़ जो नैम की अब आगे सिग्निफिकेंट होगी वो ये है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, चाइना साउथ चाइना सी में असर्टिव हो रहा है। आप मैप में देखना साउथ चाइना सी पड़ता कहाँ है, ताइवान और इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस, इनके जो बीच से का एरिया है ना, ताइवान और नॉर्दर्न इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, इनके बीच वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। यहाँ पे चाइना बहुत असर्टिव हो रहा है, सब लोगों का एरिया कैप्चर करी जा रहा है। अब ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको कितना फ़ायदा है फिलीपींस जैसे, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ को नैम का, कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो जाके बोल सकता है कि यार आज हमारा लैंड जा रहा है, कल तुम्हारा जाएगा, लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड यूनाइटेड नेशन में चाइना के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। आज नैम में डिस्कशन कर लेते हैं कि यूएन में जाके चाइना के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, एंड देन एक हेल्दी नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म बनता है। यूजुअली यूएसए और चाइना जब गरीब कंट्रीज़ को कुछ पैसे देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ लगाते हैं, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो। और एशिया और अफ्रीका के जो नेशंस हैं उनमें तो कॉपरेशन बढ़े ताकि साउथ साउथ कॉपरेशन हो जाए, एज इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इनमें आपस में इतनी कॉपरेशन हो ताकि जो बड़े बंदे हैं जैसे कि यूएसए, इनको अगर नेगोशिएशन करनी है तो ये हेल्दी नेगोशिएशन कर सकें, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह से नैम की सिग्निफिकेंस है। सो दिस वाज नैम एज अ टॉपिक हमारा। अब इसमें क्या होगा, अगले साल में कोई भी नैम से रिलेटेड आर्टिकल आएगा तो आपको बैकग्राउंड तो अच्छे से समझ आ जाएगी। नैम के ऊपर जब हिंदू में आर्टिकल आते हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, तो वो सारे अब आपको 2 मिनट में समझ आ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको क्या रहेगा, टॉपिक आपका बस रह गया एक इंडिया एंड नैम, वो करके टॉपिक हो गया ख़त्म। कोई नैम से रिलेटेड डेवलपमेंट होगी वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक दैट इज इंडिया एंड नैम। तो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट नैम वाज, एक क्या हो गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए बनाई गई ताकि हम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकें इस चीज़ की कि यार या आप लाइफ में यूएसए ब्लॉक को ज्वाइन करते हो या यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने एक थर्ड एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ में आप केस टू केस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ इंडिया एंड नैम। इसको आप थोड़ा सा मेरे साथ समझो ज़रा सा। इसमें ना हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3-4 सवाल जो खड़े होते हैं वो होते हैं, पहला तो ये कि वॉज इट अ राइट डिसीजन, ठीक, वॉज इट अ कंपल्शन और अ चॉइस। पहले तो एक यही सवाल बनता है,
दूसरा सवाल क्या बनता है हमारे पास में कि इंडिया के लिए फ़ायदा रहा या नुकसान रहा, ठीक है, बेनिफिशियल था, बेनिफिशियल और नॉट। और एक तीसरी चीज़ जो बनती है वो तीसरी ये बनती है कि क्या इंडिया ट्रूली नॉन अलाइंड था भी, हाउ जेन्युइन वॉज इंडियाज क्लेम ऑफ बीइंग नॉन अलाइंड। एंड फोर्थ ये बनता है, नैम का तो हम वे फॉरवर्ड देख चुके हैं ना, नैम का वे फॉरवर्ड हम देख चुके हैं कि वो वर्ल्ड पीस के लिए ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे। फोर्थ ये बनता है कि इंडिया की जो नैम को लेके एंगेजमेंट है उसका फ्यूचर क्या है, ठीक। ये 4 क्वेश्चंस के अराउंड हमारा ये लास्ट टॉपिक रिवॉल्व करता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, ये क्या है कि इंडिया जो है सबसे पहला नंबर 1 कि इंडिया जो है वो नैम ज्वाइन किया, इंडिया ने नैम को इनफैक्ट क्रिएट किया, वो कंपल्शन थी कि चॉइस थी। अब आप एक चीज़ देखो, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा चाइना, ये रहा हमारा रशिया। आपके पड़ोस में इतना बड़ा चाइना, इतना बड़ा रशिया, दोनों कम्युनिस्ट बने हुए हैं, दोनों मतलब कम्युनिस्ट ब्लॉक के मेंबर्स हैं। आज अगर इंडिया बोलता कि नहीं यार कम्युनिज्म जो है ना वे मतलब इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया ऐसा इतना जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपके नेबरहुड में इतने बड़े कम्युनिस्ट जाइंट्स हैं। आज अगर इंडिया एक चीज़ कर लेता कि यार हम तो ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में मानते हैं और हम कैपिटलिस्ट हैं यूएसए की तरह, तो क्या होता तो कितने डेंजरस पोजीशन में बैठे हो आप। जब क्यूबा में मिसाइल्स लग सकती हैं रशियन, तो आप क्या हो, रशिया और चाइना से प्रॉब्लम आप क्यों मोल लोगे, तो मुश्किल है। एट द सेम टाइम अगर इंडिया बोलता कि यू नो व्हाट, हम तो कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट नेशन है, हम कम्युनिज्म में मानते हैं, हम इनकी तरफ हैं, हमने ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, तो क्या होता। अब आप देख लो 100 साल से 1885 से तो आप वैसे ही कांग्रेस बनने के बाद में लड़ रहे हो ब्रिटिश से, किस चीज़ के लिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ लिबर्टी ओरिएंटेड है, हर बंदे के पास आज़ादी होनी चाहिए, हम उनकी वैल्यूज़ से, ब्रिटिश वैल्यूज़ से वो करते हैं, एग्री करते हैं। और ये नहीं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग सरकार बना के हमारे ऊपर बैठे और जो बोल रहे हो लोग वही करें। लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। 100 साल से तो आप इस चीज़ पे लड़ रहे हो, 80 साल से, फिर उसके बाद आप क्या कम्युनिस्ट सरकार बना दोगे यहाँ पे और बोलोगे कि राइट्स रूट्स कुछ नहीं है, जो सरकार बोल रही है वो सब कुछ है। क्या इंडिया में आप ये बोल दोगे रिलीजन इज़ ओपियम टू दी मासेस, नेशनलिज्म इज़ ओपियम टू दी मासेस, ये बोलोगे आप। तो आप आइडियोलॉजिकली भी उस चीज़ को एग्री नहीं कर पा रहे हो। आप एग्री किस चीज़ से कर पा रहे हो, सिर्फ इस बात से कि जी हाँ कम्युनिज्म की ये बात ठीक है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, आप इससे भी एग्री कर रहे हो, और कैपिटलिज्म की ये बात ठीक है कि यार एक रीजनेबल लिबर्टी भी होनी चाहिए। तो इंडिया के लिए किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करना वैसे भी पॉसिबल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये तो थी कंपल्शन। नंबर 2 क्या था कि नेहरू जी को एक बात लगी, उन्होंने बोला भी, कहते कि यार मेरी बात सुनो ध्यान से, नैम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ है, नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी एक अलग चीज़ है। मेरी फॉरेन पॉलिसी है जो नॉन अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है, डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी एज सच बट ये क्या हो रहा है भाई, प्रिंसिपल स्टैंड, जहाँ पे जिसका स्टैंड हमें ज़्यादा प्रिंसिपल लगेगा, ज़्यादा सही लगेगा, मॉरली करेक्ट लगेगा, वहाँ पे सही रहे, हम उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें ना बहुत लोग ये बोलते हैं कि नेहरू जी की इंटेंशन क्या थी कि यार मैं ना यूएसए से भी ग्रांट्स ले लिया करूँगा और सपोर्ट ले लिया करूँगा, और यूएसएसआर से भी ग्रांट्स एंड सपोर्ट्स एंड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी मैं ले लिया करूँगा। दोनों से मैं ऐसे 2 लोग लड़ रहे हैं, मैं उसका फ़ायदा उठा लूँगा। शुरू में ऐसा हुआ भी, इंडिया ने इनसे भी टेक्नोलॉजी और पैसे लिए हैं, इंडिया ने इनसे भी टेक्नोलॉजी और पैसे लिए हैं। तो नेहरू जी बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये क्या बेवकूफ़ है, ये नेहरू जी जैसे 100 लोगों को चला रहे हैं दुनिया में, तो इनको भी तो दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक। तो अब हुआ क्या, स्टालिन जो यूएसएसआर में था, जो मैंने आपको पहले बताया, वो तो पहले ही बोल चुका था कि इफ़ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस।
लगा आपको ये कि आप दोनों जगह से फ़ायदा उठा लोगे, बट इन रियलिटी क्या हुआ, ये नेहरू जी को क्या बोल रहे हैं कि यार ये कौन है, कम्युनिस्ट कॉमरेड है ये बंदा, ठीक है, ये इनका बंदा है, इंडिया तो सोशलिस्ट है। और ये क्या बोल रहे हैं कि वाह जी वाह, बुर्जुआ जो है ना लोग, कैपिटलिस्ट लोग, उनका प्रोटेक्टर है नेहरू जी तो, ठीक, उन लोगों की बात कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े सोशलिस्ट हैं तो वो कंट्री जहाँ पे तकरीबन हर लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर को नेशनलाइज क्यों नहीं कर देते, लोगों को फ्री क्यों छोड़ा हुआ है, बोलो सारा एग्रीकल्चर आज से सरकार करेगी और फार्मर्स को सबको उनके घर पे खाना मिल जाया करेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से क्वेश्चन उठे। खैर इन चक्रों में पढ़ने की बजाय हम एक टेंजिबल चीज़ करते हैं, इंडिया को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला तो आपको समझ आ गया कि कंपल्शन थी कि चॉइस थी, तो हमने थी तो चॉइस, हम कोई भी ब्लॉग भी ज्वाइन कर सकते थे और हम एक्सेप्शन भी रह सकते थे। हमने अपनी इच्छा से एक्सेप्शनल रहना डिसाइड किया, होपिंग कि हम दोनों जगह से फ़ायदा उठा लेंगे। बट कंपल्शन भी थी क्योंकि अगर हम कोई भी एक ब्लॉग ज्वाइन करते तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद चाइना एंड रशिया एंड बिकॉज ऑफ द वेरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट यू हैव, विच इज़ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर विद ह्यूमन राइट रिजीम। यू कुड नॉट गो विद रशिया एंड चाइना, यू कुडंट गो विद USA आइदर। सो यू अंडरस्टैंड, कंपल्शन एंड चॉइस क्लियर हो गया आपको कि इट वॉज अ बिट ऑफ बोथ। सेकेंड थिंग, was it beneficial? तो yes, it was beneficial, at least in the beginning. You could draw benefits from USA and USSR both. But पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता, ठीक है। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट तो बहुत प्रोटेक्ट करवा पाया, पर जो किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जब उसकी बात आई तब नहीं कोई फ़ायदा हुआ नैम का। क्या हुआ, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में वॉर में। अब ना आप USA के पास जा सकते, ना आप USSR के पास जा सकते, आप तो किसी ब्लॉक के मेंबर ही नहीं हो। जो आपके ब्लॉक के मेंबर है ना, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वो सारे देश, वो सब देश इस वॉर में किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, ये सारे देश, इंडोनेशिया ने तो हथियार तक दिए हैं पाकिस्तान को 1965 की वॉर में, श्रीलंका ने सपोर्ट प्रोवाइड किया पाकिस्तान को 1965 की वॉर में। तो वो लोग जो आपके साथ हैं नैम में, वो तो उनको तो जो पैसे दे देगा, जो ज़्यादा कुछ अच्छा ऑफर कर देगा वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो वीक इतने। वो कोई USA थोड़ी है जिसको कोई पैसे ऑफर करेगा तो USA बोलेगा कि मेरे पास बहुत है, ये मेरा मेंबर है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। तो क्या हुआ, इंडिया को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट था टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, उसका नुकसान हुआ। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया वॉर में हारा। अक्सई चीन का एरिया आज भी चाइना के पास है, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमारे साथ में। अब आती है बात ये कि क्या इंडिया सच में नॉन अलाइंड था? तो हाँ, एटलीस्ट शुरू में नेहरू जी के टाइम पे ये हो सकता है कि इंडिया डिसआर्मामेंट की बात करते हुए खुद अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दे। ये हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड कोई और ऐसी लगा लो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात करते हुए खुद अपनी कंट्री में कुछ और ऐसे इश्यूज़ कर दे जो आपको लगे कि यार आप किस मुंह से ये बातें बोल रहे हो, वो बात अलग है। पर इंडिया आउटराइटली USA या USSR के ब्लॉक में नहीं था, एटलीस्ट नेहरू जी के टाइम पे। 62 के बाद सिचुएशन चेंज होती रही और इंडिया का सोवियत टिल्ट बढ़ गया। बेसिकली 62 में हुआ क्या था कि इंडिया ने USA को भी अप्रोच किया था और USA एग्री भी कर गया इंडिया की हेल्प करने के लिए, बट बाय द टाइम USA एग्रीड, चाइना ने वो वॉर को ख़त्म करके डिक्लेयर करके जितना एरिया अपने पास रखना था रख के बाकी वो वापस चले गए थे, ठीक। तो वॉर ही ख़त्म हो गई। 65 में भी ऐसा ही हुआ कि 65 में भी दे ऑफर्ड, उनको तो था ही ना रशिया को और USA को कि हमारी तरफ आ जाए। अब क्या हुआ, लेकिन 60s के बाद, नेहरू जी के बाद 1971 के बाद आप देखो इंदिरा गांधी ने USSR के साथ में ट्रीटी साइन की, रशिया के साथ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिया पे अटैक करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि अटैक हुआ है रशिया के ऊपर, और अगर कोई इनके ऊपर अटैक करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि अटैक हुआ है इनके ऊपर, और फिर दोनों लड़ेंगे, ठीक है।
अब 1971 का टाइम है कोल्ड वॉर का, किस में दम है कि यूएसएसआर से लड़ेगा, इस पर अटैक करेगा? आज नहीं करता कोई ढंग से। तो ऑब्वियसली दिस ट्रीटी वाज देयर टू प्रोटेक्ट इंडिया। तो इंडिया हो गया यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड। उसके कुछ सालों के बाद तो इंदिरा गांधी ने इंडिया के सोशलिज्म वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही डाल दिया, ठीक। और उसके बाद धीरे 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 हमारी यूएसएसआर से जो टिल्ट है ना हमारा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बाय द टाइम इट वाज 1990s हम काफ़ी ज़्यादा यूएसए के तरफ ही थे, लेकिन यूएसएसआर ही टूट गया। यूएसएसआर की तरफ ही थे, लेकिन जिसकी तरफ हम थे वो टूट ही गया था। इसलिए फिर नरसिम्हा राव जी को एंड ऑल दैट उन सब पॉलिटिशियंस को बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे लेके जाया जाए। तो आपका पहला सवाल क्लियर है कि कंपल्शन थी कि चॉइस थी? अ बिट ऑफ बोथ। कंपल्शन ड्यू टू इंडियाज ज्योग्राफी एंड इंडियाज पॉलिटिकल फिलॉसफी विच इज़ प्रो डेमोक्रेसी, जो कम्युनिज्म में पॉसिबल नहीं है, उस तरह से। सेकंड चॉइस इसलिए थी क्योंकि इंडिया ने सोचा था कि हम वी विल गेन बेनिफिट फ्रॉम बोथ दी टू ब्लॉक्स। सेकंड थिंग कि वॉज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया? तो येस, टू सम एक्सटेंट, इन द सेंस दैट इंडिया कुड गेट इकोनॉमिक packages from both the blocks, but it wasn't all that beneficial because when it came to the most important thing, that is the territorial integrity, India had to struggle. Third, was India really non-aligned? So yes, in the beginning it might have been. Eventually there has been times when it appears to us जैसे कि India tilted है towards USSR. However, that doesn't mean कि इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टैंड्स नहीं बना के रखे। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन इंडिया हैज़ एक्टेड स्ट्रेटेजिकली, ऑटोनॉमी के साथ में इंडिया हैज़ एक्टेड वेरी इंडिपेंडेंटली। लास्ट आता है कि अब इसका करना क्या है। अब इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वाले क्या बोलते हैं, बोलते हैं टाइम फॉर NAM 2.0। इसका क्या मतलब है? ये बोलते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक यूएसए है और एक यूएसएसआर है। आज क्या है? एक ये ब्लॉक, 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 आसियान, एपेक, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कराऊंगा आपको, ब्रिक्स, EU, इस तरह से कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग नॉन अलाइंड, कि हम किसी की तरफ भी अलाइंड नहीं है, इंडिया शुड गो फॉर मल्टी अलाइंड। मतलब इंडिया ग्रेटर एंगेजमेंट कर रहा है सब ब्लॉक्स के साथ में, ठीक है। मल्टी अलाइनमेंट को हम डिटेल में बाद में देखेंगे कुछ क्लासेस के बाद, पर आइडिया इज कि इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग देयर न्यूट्रली, इंडिया शुड actively engage with all the blocks, Russian party, USN party, BRICS, ASEAN, APEC, Mercosur, जितनी भी organizations हैं, ठीक है। So this winds up India and NAM as well। इसके बाद जो मैं आपको नोट्स दूंगा उतना सफिशिएंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी मेंस हो, आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दिस वाइंड्स अप योर टॉपिक। टुमारो वी विल स्टार्ट विद, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। कल हम करेंगे इंडिया एंड यूएसए।